हम सबसे पहले क्लासिकल अप्रोचेस जिनमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर मुख्य हैं उनसे प्रबंध के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। क्लासिकल थिंकर्स F.W. टेलर, हेनरी फॉल और मैक्स वेबर ये 1900 के आसपास के विद्वान हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे पुराने थिंकर्स हैं मैनेजमेंट के, इनको परंपरागत थिंकर्स कहा गया है। परंपरागत विद्वान, विचारक, क्लासिकल थिंकर्स, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है, उसको क्लासिकल अप्रोच कहा गया है, विद्वानों का परंपरागत दृष्टिकोण। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत विकसित किए और कहा कि क्योंकि प्रबंध के 20 सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रबंध सिर्फ कला ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मिडवेल स्टील कंपनी में एक श्रमिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और सिर्फ 6 वर्ष बाद 1884 तक वो उसी कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद तक प्रमोशन ले चुके थे। और उन्होंने 1901 ईस्वी में एक और बहुत अहम प्लांट था, बेथलेहम स्टील कंपनी, उस कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं प्रारंभ की, जिसके उपरांत 1911 में उनकी बुक पब्लिश हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर ने इसी दौरान बहुत से शोध भी किए, रिसर्च वर्क उनका चला, और 1903 में उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था शॉप मैनेजमेंट के नाम से। और इन्हीं रिसर्चेस का जो योगदान है वो आज हम मैनेजमेंट में जो विकास है उसके रूप में देख रहे हैं। प्रबंध को विज्ञान का दर्जा दिलवाने के लिए F.W. टेलर ने जो सिद्धांत हमें बताए वो इस तरह से हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब, कि रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर प्रबंधकों को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध शुरू करना चाहिए। 1900 के आसपास प्रबंध के तरीके परंपरागत थे, रूढ़िवादी थे। सदियों से चली आ रहे तरीके और परंपराएं प्रबंधकों द्वारा आगे से आगे अपनाई जा रही थी। तो टेलर ने कहा कि हमें, यानी प्रबंधकों को, इस तरह लकीर का फकीर नहीं बने रहना चाहिए और रूढ़िवादी और पुरानी परंपराओं को छोड़ करके उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करना शुरू करना चाहिए। यानी जो टेम्परामेंट है, जो सोच है प्रबंधकों की, दैट मस्ट बी साइंटिफिक। दूसरा, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। दूसरा सिद्धांत टेलर ने दिया कि वर्कर्स की जब सिलेक्शन करते हैं वो वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिए। आज हम जैसे देखते हैं ज़्यादातर संस्थाओं में, चाहे पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, सिलेक्शंस पहले रिक्रूटमेंट किया जाता है, एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं और बहुत सी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में निकाल दी जाती हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। लेकिन 1900 के आसपास ऐसा नहीं था। सिलेक्शन के तरीके व्यक्तिगत थे, पर्सनल थे, नॉन साइंटिफिक थे। टेलर ने सिद्धांत रूप में ये बात कही कि सिलेक्शन, रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़
के आधार पे करनी चाहिए, योग्यता के आधार पे करनी चाहिए। और वर्कर्स को सिलेक्ट करते समय जैसे योग्यता और कुशलता के लोग हमें चाहिए, उनको अनेक सोटियों पर परखने के बाद ही काम के लिए चुनना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। और सिलेक्शन के बाद उनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है दैट मस्ट आल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो इस तरह अगर वर्कर्स वैज्ञानिक आधार पर चुने जाएंगे और उनको प्रशिक्षण सही तरीके से दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दे पाएंगे। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। टेलर ने जब प्रबंध के बारे में अपने रिसर्च वर्क पब्लिश करवाया, अपने विचार दिए, तो तब एक ऐसा दौर था जब श्रमिकों और मालिकों के बीच बहुत झगड़े चल रहे थे। बड़े बड़े संस्थान सिर्फ इसी वजह से बंद हो रहे थे कि श्रमिक आए दिन स्ट्राइक कर दिया करते, हड़ताल कर दिया करते, उधर से मालिक लॉकडाउन कर देते, तालाबंदी कर देते। तो टेलर ने इन स्ट्राइक्स और लॉकडाउन्स का ये समाधान दिया कि वर्कर्स में वैचारिक क्रांति लाने की ज़रूरत है, उनका मेंटल सेट चेंज करने की ज़रूरत है। वर्कर्स को ये लगता है कि मालिक और प्रबंधक मिलकर हमारे हकों पर डाका डालते हैं, हमें पूरा वेतन नहीं देते, पूरी मजदूरी नहीं देते, वेजेस नहीं मिलती पूरी, हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो हमें लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत हमारे द्वारा ज़्यादा की जाती है। तो टेलर ने कहा कि उनके विचारों को अगर हम बदलने में कामयाब हो जाएं और वो जो सोचते हैं कि हमें मजदूरी का ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा मजदूरी के रूप में मिलना चाहिए, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ऐसा सोचने की बजाय अगर वो ये सोचना शुरू कर दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं और लाभ अधिकतम होंगे, उत्पादन अधिकतम होगा, तो अपने आप ही प्रॉफिट भी अधिक होंगे और उनको भी ज़्यादा शेयर अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के विचार टेलर ने दिए ताकि लेबर और मालिकों के बीच, प्रबंधकों के बीच सहयोग की भावना विकसित हो सके, सहयोग बनाया जा सके, रखा जा सके। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत, तो ये भी प्रूव किया फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कि अगर मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, इन समस्त साधनों का अधिकतम उपयोग प्रबंधक कर पाते हैं तो उत्पादन अधिकतम होगा और लागत, जो प्रति इकाई लागत है वो न्यूनतम होगी, जिससे प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से उनकी जो ये सलाह थी, इसके अनुरूप फैक्ट्रियों में शिफ्ट में काम करना शुरू किया। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें बना करके 24 आवर फैक्ट्रियों को चलाया गया, जिससे मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, उन चारों साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रोडक्शन मैक्सिमम कर पाने में प्रबंधक और मालिक सफल रहे, जिसकी वजह से लाभ स्वतः ही अधिकतम हुए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज भी हम देखते हैं बहुत से संस्थानों में जो अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, वो अपने आसपास के इर्द गिर्द के या नज़दीक के लोगों को वो काम देते हैं जिनमें जिम्मेवारियां बहुत अधिक ना हो और अन्य लोगों की जिम्मेवारियां अधिक और कठिन कार्य उनको सौंप दिए जाते हैं, जिसका दोहरा नुकसान होता है। एक जिसको कम जिम्मेवारी दी गई है वो व्यक्ति कभी अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होते और उनकी कार्यशैली की वजह से, उनके निकम्मे और नकारेपन की वजह से संस्था को नुकसान होता है। और दूसरी ओर जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां जिनकी नियत कर दी गई हैं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, परेशान और हताश महसूस करते हैं स्वयं को। तो इसलिए प्रबंधकों को चाहिए कि वो जिम्मेवारियों का
बंटवारा सब में बराबर करें, जिम्मेवारियां सबकी बराबर तय करें और उसी के अनुरूप अधिकार सौंपे जाएं। तो ये भी सिद्धांत टेलर द्वारा बताया गया, दिखाया गया, दिया गया। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत प्रबंध के फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिए और इनके साथ साथ ही कुछ तकनीक बताई, कुछ तरीके बताए जिससे प्रबंधक श्रमिकों के काम को बहुत प्रभावी तरीके से करने के लिए उनको समर्थ कर सकते हैं और कर्मचारियों की कार्यशैली बहुत प्रभावी तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो वो तकनीक जिसमें पहला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। टेलर ने कहा कि हर श्रमिक द्वारा किए जाने वाले कार्य का गहन अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन संभव हो सके। टेलर अकुशलता के बहुत धुर विरोधी थे। वो हर श्रमिक और हर प्रबंधक कुशल हो, इस प्रकार के विचारधारा के वैज्ञानिक थे। इसलिए उन्होंने कहा और अनेक प्रयोग करके सिद्ध भी किया कि यदि उत्पादन प्रक्रिया के जो विभिन्न चरण हैं अगर उनको न्यूनतम कर दिया जाए, प्रोसेस लेंथी जो हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाए और काम करते समय शरीर की अनावश्यक हरकतों को रोक दिया जाए और प्रत्येक काम को पूरा करने का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाए और यह मानते हुए कि मनुष्य कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, उसे भी थकान होती है, वो सजीव है, इसलिए उसके आराम की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। अगर ये 3-4 बातें मान ली जाएं, अपना ली जाएं, तो टेलर कहते हैं कि कोई भी अकुशल व्यक्ति कुशल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा और संस्था में अधिकतम उत्पादन हर हाल में संभव हो पाएगा। और इसलिए उन्होंने अपने इन सुझावों को कार्यरूप देने के लिए 4 प्रकार की स्टडी की बात कही। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। मेथड यानी तरीके, काम के तरीके, कि कोई ऐसा काम का तरीका तो नहीं जो अवैज्ञानिक हो, नॉन साइंटिफिक हो। अगर कोई परंपरागत तरीका ऐसा है जो साइंटिफिक नहीं है तो वो बदल देना चाहिए। मोशन स्टडी, मशीनों की और आदमियों की जो हरकतें हैं, गतियां हैं, उनमें अगर कोई फालतू हरकतें, फालतू गति हैं, उनको हटा देना चाहिए। टाइम स्टडी, अगर किसी प्रक्रिया में, किसी कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है तो उसको मिनिमाइज करना चाहिए समय को, और वो जो समय बर्बाद करने वाली क्रिया है उसको हटा देना चाहिए या परिवर्तित कर देना चाहिए। फटीग स्टडी, कि जिस हरकत से, जिस काम से श्रमिकों को थकावट होती है उनका पूर्ण गहन अध्ययन करना चाहिए, और जहाँ बहुत अधिक थकावट होती है और उस कार्य को अगर हम परिवर्तित नहीं कर पा रहे तो आराम की पूर्ण व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो पहला सुझाव एक तकनीक के रूप में टेलर ने दिया वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। दूसरा, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, काम का वैज्ञानिक तरीके से नियोजन। तो टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से काम की योजना बनाना कार्य शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है। यानी क्या काम किया जाना है, कब करना है, कैसे, किन के द्वारा, कौन से तरीके से, ये सब पहले से नियत कर लेना चाहिए और उस योजनाबद्ध तरीके से ही काम करवाना चाहिए ताकि समय कम से कम लगे, लागत कम से कम आए और उत्पादन अधिकतम हो सके। तीसरी तकनीक, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जैसा सिद्धांत में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा, उसको एक तकनीक रूप में अपनाने के लिए पर भी उन्होंने जोर दिया कि वर्कर्स की सिलेक्शन अगर वैज्ञानिक तरीके से कर ली जाए, जिस योग्यता के लोग हमें चाहिए, अगर उस योग्यता के लोग हम सेलेक्ट करने में सक्षम रहें और उनको ट्रेनिंग वैज्ञानिक तरीके से दी जाए तो कोई कारण नहीं कि वो अधिकतम काम ना कर पाएं।
स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमापीकरण, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह एफडब्ल्यू टेलर ने दी प्रबंधकों को कि हर श्रमिक का हर काम प्रमापित होना चाहिए। स्टैंडर्ड उसके लिए फिक्स कर देने चाहिए कि एक श्रमिक एक दिन में या एक घंटे में कितना काम करेगा। अगर वो उतना नहीं करता काम तो क्यों नहीं करता। कच्चे माल का, मशीनों का, औजारों का, विधियों का, काम की दशाओं आदि का स्टैंडर्ड पहले से ही निर्धारित हो और उसके अनुरूप प्रबंधक कंपैरिजन करते रहें कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहीं डिफरेंस तो नहीं, अगर हैं तो उसकी वजह क्या है और उन कारणों को दूर करते रहें। डिफरेंशियल वेज सिस्टम बहुत से विभागों में आज भी हम देखते हैं कि जो बिल्कुल नकारा निकम्मे लोग हैं, जो पूरा दिन कोई भी काम नहीं करते, और दूसरी ओर जो लोग पूरा दिन काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं, दोनों प्रकार के लोगों का वेतन लगभग समान होता है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिसकी वजह से जो नकारा और निकम्मे लोग हैं वो संस्था के ऊपर एक बोझ होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से संस्था में योगदान जीरो होता है, नील होता है उनका। और दूसरी ओर जो जिन पे काम का बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, क्योंकि उन लोगों के हिस्से का काम भी दूसरे लोग कर रहे होते हैं, वो वैसे निराश और हताश हो जाते हैं, तो वो डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसलिए टेलर ने कहा कि मजदूरी अलग अलग होनी चाहिए सभी मजदूरों की, जो जितना काम करता है उसको उतनी मजदूरी दें, जिससे कम काम करने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा मजदूरी पाने के लिए अधिकतम प्रयास अपने आप ही करे, उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत ना पड़े। स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फोरमैनशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एफडब्ल्यू टेलर ने सुझाया, उसके पीछे मुख्य कारण था स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में और ऑफिस में 4-4 अधिकारी हों और 8 अधिकारी, 8 प्रबंधक समस्त श्रमिकों पे निगाह रखें, निगरानी रखें, निर्देशन करें, प्रबंध का कार्य करें। जैसे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, डिसिप्लिनरी ऑफिसर, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इस तरह उन्होंने नाम सुझाए कि ये अपना अपना काम करेंगे। जैसे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हर काम की टाइम और कॉस्ट को तय करेगा, रूट क्लर्क हर काम का रूट डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार करेगा, गैंग बॉस अपने अपने ग्रुप को सुपरवाइज करेगा, स्पीड बॉस हर काम की स्पीड देखेगा, रिपेयर बॉस कहीं भी किसी प्रकार की रिपेयर की ज़रूरत है वो काम संपन्न करेगा। और इस प्रकार अपना अपना काम करते हुए सभी पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे। और स्पेशलाइजेशन का नमूना हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे कोई मटके बनाता है, पहले चाक पे बनाया करते, एक पहिया सा घुमाते, उस पर गूंथी हुई मिट्टी रख देते और हाथ से कुछ ही समय में बहुत ही सुंदर मटका तैयार हो जाता। लेकिन एक अनजान व्यक्ति पूरा दिन भी लगा रहे तो शायद एक छोटा सा मटका भी तैयार ना कर पाए, उस जैसा तो हो ही नहीं सकता। अगर बनेगा भी तो अलग ही तरह की शेप होगी और पूरे दिन में एक भी तैयार नहीं होगा, और वो सैकड़ों मटके एक दिन में तैयार कर लेता है। तो ये है स्पेशलाइजेशन का अंतर जो साफ हम देख सकते हैं। या बहुत से कर्तव्य दिखाने वाले लोगों को हम रस्सी पे चलते हुए देखते हैं, तो किस प्रकार की साधना और विशिष्टीकरण व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ कैसे ले जाता है उससे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइजेशन अगर होगा तो मैनेजमेंट बहुत प्रभावी होगा और संस्था अधिकतम लाभ कमाने से किसी भी तरह असफल नहीं हो रहेगी। और लास्ट उन्होंने बताया मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। जैसा पहले बात हो चुकी है कि जो प्रबंधकों और श्रमिकों में झगड़े होते हैं उनका मुख्य कारण लाभों का बंटवारा होता है। प्रबंधक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मालिकों को और प्रबंधकों के हिस्से आएँ, और श्रमिक चाहते हैं कि नहीं, हमने काम किया इसलिए लाभों का ज़्यादा हिस्सा हमें मिले। तो टेलर ने कहा कि अगर श्रमिकों के विचार बदल दिए जाएं
अगर उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि उत्पादन अधिक से अधिक करें, कम से कम समय में कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन अगर होता है तो अपने आप ही लाभ कई गुना बढ़ेंगे, जिससे उनके हिस्से भी स्वयं ही अधिक मजदूरी आएगी। तो इस प्रकार का बदलाव अगर श्रमिकों के विचारों में आ जाए तो कभी भी श्रमिकों और मालिकों के या प्रबंधकों के झगड़े ना हों। तो इस तरह से फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रबंध को नया रूप देने का प्रयास किया और प्रबंध के बारे में जो अपनी विचारधारा थी वो सिद्धांतों और तकनीकों के रूप में व्यक्त की। और जैसे ही प्रबंध को उन्होंने सिद्धांत दिए तो उसके बाद दावा किया जाने लगा कि प्रबंध कला के साथ साथ विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के अनुरूप हम वांछित परिणाम प्रबंध के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने अपने विचार दिए उनके योगदान को पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।